हिंदी की कहानियों के अमूल्य संकलन से आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत हुई हमें। तो शुरू करें कहानी मोहब्बत हुई हमें। एक कप चाय मिलेगी? अदरक वाली, बड़ी तलब हो रही है। 4 दिन हो गए गीता नहीं आई। जैसे तैसे चाय बना रहा हूँ पर मन ही नहीं भर रहा है। सुनीति की आज बड़ी याद आ रही है। कहती थी मैं जब चली जाऊंगी तो मेरी बहुत याद आएगी। सचमुच जब तक थी कभी कदर नहीं की, हमेशा अपने ऑफिस दोस्तों में उलझा रहा और देखो अब एक कप चाय भी ठीक से नहीं बन रही है। ये थे मेरे पड़ोसी श्रीमान पाठक साहब। गीता उनकी महरी और सुनीति उनकी पत्नी का नाम था। बड़े अकड़ू हुआ करते थे अपने ज़माने में, सो हमसे ज़्यादा मेल जोल था नहीं। पत्नी के जाने के बाद वो भी घर पर अकेले रहते थे। एक बेटा था जो लंदन में और बेटी जर्मनी में थी। पति के जाने के बाद मैं भी अकेली हो गई थी। मेरी 2 बेटियां शादी के बाद अमेरिका में बस गई थीं। बार बार दोनों फ़ोन करके मुझसे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करवाना चाहती थी। मैं ही टाले जा रही थी। यहाँ ये घर मेरा था, पति की यादें थीं, मेरे ढेर सारे छोटे बड़े पेड़ थे जो पति ने लगाए थे। मैं घंटों अपने आम, जामुन, नींबू, अनार के पेड़ों से बातें करती थी और वे सब भी अपनी पत्तियां हिलाकर हामी भरते। नौकरानी, माली, दूध वाला, धोबी, इनसे बात करने के बाद खुद के लिए भी समय नहीं बच पाता था। कभी अकेलापन लगा ही नहीं तो किसी साथी या ग्रीन कार्ड की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। अब इस कोरोना ने अकेलेपन का एहसास बहुत बुरी तरह से करा दिया था। घर पर महरी, धोबी, माली का आना तो बंद हुआ ही। इस गर्मी उमस में मानो मेरे बच्चे जैसे पेड़ भी मुझसे रूठ गए थे। पत्तियों का हिलना झुकना मानो थमसा गया था। ठीक श्रीमान पाठक की तरह मुझे मीरा शुक्ला को भी तलब हो रही थी कि कोई तो मेरा दरवाज़ा खटखटाए। सच मानिए तो उस खड़ूस बूढ़े का आना भी मेरे दिल को ठंडक पहुंचा गया। मैंने भी चहकते हुए जवाब दिया, अरे आप भी ना, इतनी भूमिका बांधने की क्या ज़रूरत थी, मैं झट से स्पेशल चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने उन्हें अपनी वाली स्पेशल चाय सैंडविच के साथ पिलाई। उस खूसट की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और उसने डबडबाई आंखों से मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक्स, वंडरफुल। इतनी अच्छी चाय तो सुनीति भी नहीं बनाती थी। कैसे बनाया? ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो मेरी महरी को भी सिखा दीजिएगा। मैंने कहा, मैं क्यों बताऊं मेरी पेटेंट रेसिपी? आपको जब भी तलब हो आइए, आपको चाय पिलाकर मुझे खुशी ही होगी। कम से कम इसी बहाने आप आएंगे तो। ये हमारी पहली मुलाकात थी। इसके पहले कभी हमारी 1 to 1 शायद ही कभी बात हुई हो। बेटियां बताती रहती थीं कि पड़ोस वाले अंकल बड़े खड़ूस हैं, क्योंकि अक्सर वे रात को किसी न किसी पार्टी से अपने दोस्तों और वो भी पुरुष दोस्तों के साथ हल्ला करती हुए आती थीं और गेट खोलते ही खड़ूस जी की घूरती आंखें उनकी खुशी याद ही कर देती। बेटियों को अगर भनक भी पड़ गई कि खड़ूस पड़ोसी घर आया और मेरे हाथ की चाय भी पी गया है तो कहरी ढा देंगी वो दोनों। लेकिन सच कहूँ तो बहुत दिनों के बाद गुनगुनाने को जी चाहा। लॉकडाउन का ये 7वां दिन था और पहला इंसान घर आया था। इसके बाद ये रोज़ का सिलसिला हो गया। खाना बनाने वाली महरी के कारण मेरी सारी क्रिएटिव रेसिपी को जैसे पाला मार गया था, पुनः जीवित हो उठी। मेरे अंदर की मीरा मानो फिर से जाग उठी। बरसों से धूल लगे कोने में पड़े हारमोनियम को उसकी मालकिन ने हाथ लगाया। एक दिन सुबह हारमोनियम बजा। मधुबन में राधिका नाची रे गा रही थी, पूरी तरह गाने में खोई हुई थी कि लगा सर पर एक पानी की बूंद गिरी। मैं तो घर के अंदर थी, फिर ये बूंद कहाँ से? कहीं छत तो नहीं टपक रही? गाना बंद करके ऊपर देखा भी नहीं कि आवाज़ आई, मीरा तुम सचमुच मीरा हो, कितना हुनर है तुम में, सर्वगुण संपन्न। काश मैं तुम्हारा श्याम बन पाता। मेरे पीछे श्रीमान पाठक खड़े थे और निरंतर अश्रुधारा के साथ। मैं अवाक। शुक्ला जी कभी दफ्तर तो कभी दोस्त, कभी बेटियों की पढ़ाई, फिर दामाद खुजाई में शायद हमेशा इतने व्यस्त रहे कि ना कभी मेरा गाना सुनने की फुर्सत थी उनके पास, ना ही उन्होंने निकालने की कोई कोशिश की थी। मुझे खाना बनाने से भी मना करते। एक दिन तो बहुत डांटा और कहा, नौकरानी से बनवाओ, क्या ज़रूरत है, बेटियों पे ध्यान दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। तुम्हारा ये हारमोनियम ताले में बंद करो। मैं नहीं चाहता बेटियां पढ़ाई छोड़कर नाचने गाने वाली बन जाएं। उस दिन सारी रात रोती रही। कॉलेज की ऑलराउंडर मीरा का ऐसा हाल था। बाबूजी तो चाहते थे मैं भी पढ़ लिख कर कुछ करूं,
माँ ने बीएससी के बाद पढ़ने पर रोक लगा दी, शादी करवा दी। बीएससी में सारी यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पर थी। वहीं शुक्ला जी आईआईटी के इंजीनियर थे। मेरे सारे अचीवमेंट धरे के धरे रह गए। बेटियां भी सक्सेसफुल बाप की चमची बन गईं। पढ़ाती मैं थी। क्लास में फर्स्ट आने पर सब शुक्ला जी की तारीफ़ करते थे। शायद मैं सबकी ज़रूरत थी, लेकिन उससे ज़्यादा कभी मुझे मान नहीं मिला। मैं चाहती थी बेटियां स्कूल में ड्रामे गाने की प्रतियोगिता में भाग लें, लेकिन बेटियां ड्रामे और गाने वालों को लूज़र्स बुलाती, ठीक अपने पापा की तरह शौकिया लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, चेस खेलती। उनके शौक़ों में मैं पूरी तरह शून्य थी, सो हंसी का पात्र बनती। ये तीनों मुझे चिढ़ाते हुए गर्मियों में स्विमिंग के लिए क्लब जाते और मैं उनके आने के बाद का नाश्ता कभी खुद कभी नौकरानी से तैयार करवाती। जहाँ मुझे हींग जीरे के आलू, मटर की कचौड़ी और अरबी के कटलेट पसंद थे, तो इन तीनों की चिकन में जान बसती थी। मुझे ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से चिकन अंडे से एक अलग सी बू आती, लेकिन शुक्ला जी ने अपने हॉस्टल के दिनों में दोस्तों के साथ नॉनवेज खाना सीखा और वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। बेटियों ने पता नहीं कैसे बिना मेरे सिखाए पैदाइशी ये आदतें विरासत में पाई थीं। यही हाल मीठे का था। मुझे बालूशाही, मालपुआ, रबड़ी पसंद थे, तो पति और बेटियां ब्राउनी, केक, पुडिंग और आइसक्रीम के शौकीन थे। विवाह के बाद शुक्ला जी के दिल में समाने के लिए बेकिंग क्लासेस ज्वाइन की, सहेलियों से आइसक्रीम बनाना सीखा, पर श्रीमान जी को मज़ा ही नहीं आया। बेटियां भी कहती, मम्मा रहने दो, आप सिर्फ रोटी चावल बना दो, बाकी सब्जी और डेजर्ट हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे। मुझे खौली उबली अदरक वाली चाय तो पति श्री डीकॉक्स की लीफ टी पीना पसंद करते थे। हम औरतों को ईश्वर ने गजब की शक्ति दी है। हम बिना शिकायत हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेते हैं और कभी खुद से भी इसकी शिकायत नहीं करते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कब शुक्ला जी की छाया बन गई पता ही नहीं चला। वट सावित्री, तीज और करवा चौथ करने लगी। अच्छा हुआ बेटियां अपने बाप पर गई हैं और अपने परिवारों में 50-50 वाली फ़िलॉसफी चलाती हैं। दोनों दामाद बराबरी से काम करते हैं, चाहे वो बच्चों को स्कूल भेजने का हो या किचन का। मुझे दोनों दामादों ने मेरी बेटियों से ज़्यादा सम्मान दिया है। मैं जब भी अमेरिका गई, बड़े दामाद अगर मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाते थे तो छोटे ने मुझे मेरी पसंद की पूरी भाजी बनाकर खिलाई। मुझे लेकर हमेशा इंडियन रेस्टोरेंट जाते ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं। दोनों की ही कोशिश रहती कि घर पर शाकाहारी खाना बने। मैंने बेटियों के घरों में मालपुए, गुलाब जामुन बनाए। मेरे दो नाती हैं और दोनों मुझे सेक्सी ग्रैनी कहकर अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। मेरी बड़ी बेटी मुझसे 20 और छोटी बेटी 22 साल छोटी है। ज़िंदगी से कोई शिकायत तो ना थी, पर मेरा वजूद हमेशा मिसेस शुक्ला का रहा। मेरे अंदर की मीरा का कत्ल तो मेरे विवाह के दिन ही शुक्ला जी ने कर दिया था। बरसों बाद जाने अनजाने मैंने अपने अंदर की मीरा को जगाने की कोशिश की। अरे पाठक साहब, आप कब से पीछे खड़े हैं? मुझे पता ही नहीं चला। और आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ना ना, आप मुझे पाठक साहब ना पुकारें। माँ बाप का रखा अच्छा सा नाम है मेरा हरीश। आप मुझे हरी कहकर पुकार सकती हैं। और रही रोने की बात, तो ये खुशी के आंसू हैं। बरसों बाद इतनी मीठी, दिल को छू लेने वाली आवाज़ सुनी। अरे आप दूरदर्शन रेडियो में गाती क्यों नहीं? बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं। मैं और रेडियो, बाप रे। बरसों बाद तो गाने की कोशिश की है, वो भी ये सोचकर कि पूरी दुनिया में अकेली इंसान हूँ, सड़कें खाली हैं, गर्मी है, कर्फ्यू में परिंदे भी पर नहीं मार रहे हैं। आप तो भूत हैं, पता नहीं कहाँ से टपक पड़े। अरे तो तुम कहो तो मैं चला जाऊँ। रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मूल। तुम हीरा हो नायाब, खुद की कदर अब तो करो। पाठक जी के मुंह से अपनी प्रशंसा और तुम संबोधन ने मेरे गालों को शर्म से लाल कर दिया। दोनों कान भी लाल हो रहे थे। पाठक जी ठहाका लगाते हुए बोले, अरे यार, तुम तो गज़ब का शर्माती हो, पूरी की पूरी लाल हो गई। अब से तुम्हें लाली बुलाएंगे। बाप रे, पहले तुम, फिर यार और अब लाली। पहली बार पूरी ज़िंदगी में किसी ने ऐसे सराहा था। छोटे दामाद सिएटल में रहते हैं और थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं। मैं जब उनके घर गई थी, नाती के बर्थडे में दामाद गा रहे थे, पीछे से मैंने भी गुनगुना दिया। दामाद ने कहा, मम्मी जी सुपर, आप तो बड़ा अच्छा गाती हैं। मेरे ध्यान देने के पहले ठीक अपने बाप की तरह बेटी ने आँख दिखाई और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, बड़ा शौक़ है ना गाने का, मुझे शर्मिंदा ना करें माता राम।
आप तो चले जाओगे, बेटू और ये मेरी खिंचाई करेंगे सालों। आज बरसों बाद चहकने को जी चाह रहा था। लगा मानो कॉलेज की हार्ट थ्रॉब मीरा वापस लौट आई हो। सारी उम्र लकी लेडी यानी हैंडसम इंटेलिजेंट कमाऊ पति की पत्नी और 2 होनहार बेटियों की माँ की जिंदगी जीती रही। सिर्फ लक। मेरे अंदर की मीरा को देखने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की। माँ बाप को शुक्ला जी में आदर्श दामाद और भाई को 5 अंकों की मोटी तनख्वाह, बड़ी कोठी, लग्जरी कार वाले जीजा जी ही दिखे। बेटियों ने थोड़ा बहुत मुझे समझा, वो भी घर छोड़ने के बाद। अब जब अपने अपने बेटे को पाल रही हैं तो माँ का महत्व उनकी समझ में आ रहा था। आज इन पाठक जी को मेरा गाना, खाना, यहाँ तक कि शर्माना भी बहुत रास आ रहा था। उन्होंने जिद कर पास बैठ मुझसे मेरे बचपन में ही सीखे 2 गाने सुने और दाद दी। उसके बाद तो जैसे एटम बम की तरह मानो धमाका हुआ। मुझसे हारमोनियम ले पाठक जी ने मानो मुकेश के गानों की झड़ी ही लगा दी। पहला गाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। गाते गाते तो टकटकी लगाकर लगातार मुझे देखे जा रहे थे। मेरे सारे बदन में ज़िंदगी में पहली बार सिहरन सी हो रही थी। लगा मानो मेरी जवानी फिर से वापस आ गई हो। कॉलेज में इतने दीवाने थे कि किसी एक ने दिल में कूक जगाई ही नहीं। 19 साल में शादी हो गई तो मेरे यौवन के स्वामी को मैं से ही फुर्सत नहीं मिली, और जो भी दैहिक विलाप थे वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से थे। मैं और मेरी दीवानगी कहीं थी ही नहीं। फिर बेटियां मेरे जीवन में आईं और मैं मदर मेरी बन गई। आज पाठक जी ने मेरे अछूते एहसास को जगा दिया। मैंने गरम गरम पकौड़े और चाय बनाई। पाठक जी के जाने के बाद पहली बार जिंदगी में पतिदेव के बाथरूम में बने बाथ टब में पानी भर ठीक पड़ोसन की सायरा बानो की तरह भाई बद्दूर गाते हुए दोनों टांगों को हिलाते हुए नहाया। खुद से भी शर्म आ रही थी। एक नई जिंदगी जो शुरू हुई थी। सब कुछ पहली बार दिल के दरवाजे पर दस्तक, खुद को प्यार करना और खुद ही लाल हो जाना। सचमुच प्यार कितना अच्छा एहसास है। लॉकडाउन के इस दौर में मैं खुद और पाठक जी में इतना उलझ गई थी कि अपनी बेटियों और उनके बच्चों की दुनिया से आज़ाद सी हो गई थी। पहले मैं बार बार फ़ोन करती तो एक बार वो लोग उठाकर मुझे झिड़क देते कि वो बिज़ी रहते हैं, वीकेंड में खुद फ़ोन करेंगे। मैं चुप रह जाती। अब वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब वो बार बार फ़ोन करते, मैं नहीं उठा पाती। क्या एक स्त्री के लिए प्रेम मातृत्व से भी बढ़कर होता है? अब पाठक जी भी मेरे लिए हरी और तुम हो गए थे। सुबह सुबह मैं नहा धोकर तैयार हो जाती, वो आते, हम मिलकर चाय नाश्ता बनाते, गाते खाते और दिन भर साथ रहकर रात वो चले जाते। हमारे शौक़ एक से थे। उन्हें भी पेड़ पौधे अच्छे लगते थे, पर गर्मी और लॉकडाउन की वजह से हम बाहर कम ही बैठते। हरी मुझसे 10 साल बड़े थे, पर पता नहीं उनके साथ कभी लगता ही नहीं था कि किसी बड़े के साथ हूँ। हम दोनों ही वापस अपने यूथ में चले गए थे। एक दिन मैं किचन में बड़े ध्यान से नीचे गैस की तरफ देखते हुए हरी के लिए मटर की कचौड़ी बना रही थी। अचानक पीछे से 2 हाथों ने मेरी आंखों को बंद कर दिया। मैं ऊपर से नीचे तक सिहर गई। पूरे बदन में रोमांच होने लगा। मुझे लगा मानो मैं स्वर्ग पहुंच गई हूँ। मैं उत्तेजित हो आवाज़ें लगाने लगी। हरी ने मुझे कसकर बाहों में भर लिया और माथे पर एक चुंबन भी दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कायनात यहीं रुक जाए। फिर न जाने किस अपराध बोध ने घेर लिया और झटके से मैंने खुद को उनसे अलग किया। हरी भी नज़रें झुकाए चुपचाप बैठे रहे। किसी तरह मटर कचौड़ी गटकी और चले गए। सारे दिन बिस्तर पर अलट पलट करती रही और हर तरफ हरी की बाहों में खुद को घेरे पाया। बेटियों के फ़ोन आते रहे और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। सारे बदन में पूरे दिन अजब सी अकड़न रही और मन किसी और दुनिया में था, मानो मेरा यौवन पहली बार किसी ने भंग किया हो। अंदर से तो मैं गुनगुना रही थी, पर थोड़ी डरी सी भी। मन की कस्तूरी से जोड़ने वाला बार बार सामने आ खड़ा हो रहा था। बेटियां मेरे फ़ोन ना उठाने से घबरा गईं और उन्होंने शुक्ला जी के पुराने दोस्त पांडे जी को फ़ोन किया। पांडे जी ने हमारे सोसाइटी का नंबर निकाल सेक्रेटरी को फ़ोन किया और मेरे घर जाकर मेरा हाल पूछने की गुजारिश की। सेक्रेटरी ने हमारे पड़ोसी हरीश पाठक को फ़ोन किया। हरी घबराते हुए मेरे घर पहुंचकर कंटिन्यूअस कॉल बेल बजाने लगे। मैं तो दूसरी दुनिया में थी। मैंने कॉल बेल की आवाज़ भी नहीं सुनी। वे दौड़कर मेरे बेडरूम की खिड़की तक आए और ज़ोर ज़ोर से बाहर से खिड़की खटखटाने लगे। मैं
एकदम घबरा कर उठी और उन्हें देखकर बाहर का दरवाज़ा खोला। हरी ने मेरे कान सच में उमेठे और ज़ोर से फटकार लगाई। आर यू मैड? पागल हो क्या? सबको परेशान करके रखा है। बेटियां लगातार फ़ोन किए जा रही हैं। शुक्ला जी के दोस्तों ने भी कई बार कॉल किया। बहरी हो गई हो क्या? मैं बिना कुछ सोचे समझे झट हरी से लिपट गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, बहरी हूँ, कुछ नहीं सूझता मुझे। क्यों क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आए? इस सूखे को क्यों किया गीला अपने प्यार से? मैं लगातार रोती रही और मेरे आंसुओं से हरी की शर्ट पूरी भीग गई। हरी बड़ी देर तक मेरे बालों में उंगलियां फेरते रहे। मेरा फ़ोन ले मेरी बड़ी बेटी दिव्या को वीडियो कॉल लगाया। वो तो अपनी मेमने सी माँ के बेडरूम में खूसट अंकल को देखकर डर सी गई। वॉट हैपेंड मॉम? आप ठीक तो हो? सब कुछ लॉकडाउन और आप हमारे फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। थैंक्स अंकल, सॉरी आपको तंग किया। प्लीज़, आप तो बगल में रहते हैं, रोज़ एक बार मॉम को देख लिया करें प्लीज़ अंकल। हरी ने बिल्कुल बाप की तरह आश्वस्त किया। अरे नहीं बेटा, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ हर। मेरा नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना अगर आपकी माँ फ़ोन ना उठाए तो। उसके बाद दोनों दामाद, नातियों और यहाँ तक कि शुक्ला जी के दोस्तों से भी बात कराई। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रही थी और थोड़ी देर के लिए मुझे प्राइवेसी देने के लिए हरी बाहर चले गए। तभी छोटी बेटी फुसफुसाई, ये खड़ूस मॉम के रूम में क्या कर रहा है? मॉम, बी केयरफुल, ही इज़ वेरी डेंजरस। दीदी याद है कैसे घूरता था हमें? मुझे तो मॉम की चिंता हो रही है। बड़ी ने छोटी को डांटा। चुप चुप अंकल बोल, इन्हीं ने तो मॉम को हमारे लिए ढूंढ निकाला। भूल गई हम कितने परेशान थे सुबह से। मॉम, बी रेस्पॉन्सिबल, ऐसी हरकत नो रिपीटेशन। छोटू, अब ये अंकल रोज़ तुझे मॉम के पास मिलेंगे। आई ओनली हैव आस्क्ड हिम टू कम मॉम्स प्लेस एवरी डे। मॉम तो पता नहीं कब बड़ी होंगी, पहले पापा थे इनकी केयर के लिए। कितनी बार कहा यहाँ आ जाओ, ग्रीन कार्ड ले लो, हम भी निश्चिंत रहेंगे। पर ना जी ना, मैं भली मेरा घर भला, यहाँ तुम्हारे पापा की यादें बसी हैं, बड़ी आई पापा वाली। पापा जब स्मार्ट बनाना चाहते थे तब साड़ी वाली लंबी चुटिया वाली अम्मा बनी हुई थी, जैसे पापा की बड़ी चिंता हो। बड़ी बेटी बोलती जा रही थी और मैं रोते जा रही थी। उनके खड़ूस अंकल बेडरूम के दरवाजे के बाहर से ही देख रहे थे। वो बेचारे तो वीडियो में आना ही नहीं चाहते थे। डर था फिर बेटियां ये ना कह दें कि खड़ूस बुढ़ा अभी तक यहाँ क्यों है। हमारी बातें ख़त्म होते ही हरी ने मुझे समझाया कि हमारे कई रूप होते हैं। जहाँ तुम मेरी मीरा हो वहीं उनकी मम्मा। हर रोल बखूबी निभाओ मीरा। बहुत देर वो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े मेरे बालों को सहलाते हुए मेरे पास बैठे रहे। मैं मंत्रमुग्ध सी उनकी सारी बातें सुनती रही। उसके बाद ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहा। इतना महफूज तो मैंने कभी बाबूजी के कंधों में भी अपने आप को नहीं किया था जितना सिर्फ हरी के घर आने पर खुद को किया। लॉकडाउन था, किसी के देखने सुनने का डर भी नहीं था। मेरे घर हमेशा मेरे साथ रहने वाले वॉचमैन, जो लगभग मेरे पिता तुल्य थे, रामू काका, लॉकडाउन के पहले 2 दिनों के लिए अपने गांव गए थे और वहीं फंस गए। मेहरी और माली भी नहीं आ सकते थे। लगभग यही हाल हरी के घर का था। अब तो लगभग हम पूरा दिन एक साथ बिताते। हरी खाना बनाने, बर्तन और किचन साफ़ करने में मेरी मदद करते। उसके बाद दोनों साथ बगीचे की मरम्मत करते। गर्मी होने के बावजूद मेरे पेड़ फिर चमकने लगे थे। हरी पूरे पौधों को पानी देते। मेरा बगीचा अब हमारा बगीचा बन गया था। इन 21 दिनों में मैंने पूरा जीवन जी लिया था। मैं 55 की और हरी 65 के थे, लेकिन प्यार ने दोनों को इतना फिट कर दिया था कि दिन भर रसोई, बागवानी और घर की सफाई के बाद हम थकते भी नहीं थे। हरी ने अपना किचन और सारा घर बंद कर दिया था। केवल रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाते थे। शादी से पहले ऐसे ही जीवन की तो मैंने कल्पना की थी। मैं अकेले से भी बात करती, बड़बड़ाती। हरी टोकते, अरे मैडम, अकेले अकेले क्या बड़बड़ाती रहती हो, हमें भी शामिल करो अपनी गुफ्तगू में, हम भी तो जाने क्या चल रहा है हमारी मीरा के मन में। मैं लजा जाती इस उम्र में भी। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया। सभी अकेलेपन से दुखी और हम दोनों खुश। रामू काका बड़े परेशान। गांव से फ़ोन किया, कैसी हो बिटिया, तुम्हारी बड़ी चिंता है, क्या करें, ससुरी पुलिस बाहर निकलते ही डंडा मारती है।
रामू काका तो मेरे पिता तुल्य थे। मैंने भी चहकते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं काका, आप घबराइए नहीं, ना ही परेशान होइए। यहाँ हरी है ना मेरा ध्यान देने के लिए। काका, हमारा बगीचा फिर हरा भरा हो गया है। हरी सभी पौधों को पानी देते हैं, सूखी हुई डाल और पत्तियों को कैंची से काटते भी हैं बीच बीच में। मेरी बात को बीच में काटते हुए रामू काका ने पूछा, ये हरी कौन है बिटिया? मैं तो घबरा गई, डर गई, ठीक वैसे ही जैसे कभी कॉलेज के किसी लड़के से बातें करते देख भाई ने घर पर अदालत बिठाई हो। मैंने भी वापस उन्हीं दिनों की मीरा बन हंसते हुए जवाब दिया, क्या काका आप भी नहीं समझे? हरि यानी कृष्ण, आपकी मीरा के कृष्ण। रामू काका के तो जैसे जान में जान आई, प्यार से बोले, बहुत मजाक करती हो बिटिया। एक पल को तो हम डर ही गए कि सरकार सब बंद रखे है और तुम हरि को पाले बैठे हो। साहब को गए 2 साल हो गए, पहली बार तुम्हारी हंसी सुनी है। दिल बहुत ठंडा हुआ बिटिया तुम्हारी खातिर, रात दिन तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे। ये हरि हमारी बिटिया की रक्षा करें। रामू चाचा को इस तरह उल्लू बना मैं खूब हंसी। मेरी हंसी सुन हरि अंदर आए। उन्हें मेरे हंसने का कारण पता चला तो वे भी खिलखिलाकर हंसे। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए ज़ोर ज़ोर से उद्घोषणा की, मीरे आप परेशान ना हो, ये हरि तुम्हारी राणा से रक्षा करेंगे। हम दोनों उस दिन खूब हंसे। लेकिन सदियों से सुनते आए हैं, प्यार को खुद की ही नज़र लग जाती है। हीर रांझा, लैला मजनू और न जाने कौन कौन कहाँ अपने प्यार में मिल पाए थे। इसलिए इतने प्यारे पलों से भी डर लगने लगा था। शायद जो ना मिल पाए वही प्यार है। अगर मैं डरती तो हरि मुझे डांट लगाते। हरि के बेटे रवि का दोस्त आया हुआ था, पर अब तक लॉकडाउन की वजह से अपने अंकल से मिलने भी नहीं आ पाया। रवि ने अपने पापा के लिए लंदन से कुछ सामान भिजवाया था। लॉकडाउन में थोड़ी ढील होने पर उसने आने की इच्छा जताई। मैंने हरि से मना भी किया कि बाहर से आया है, पता नहीं क्यों हरि के अंदर कहाँ से शुक्ला जी की आत्मा समा गई और मुझे डांटने लगे, तुम भी ना मीरा इतनी नेगेटिव क्यों हो? नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने रिश्ते थोड़े ही ना टूट जाते हैं। अरे वो लॉकडाउन के पहले आया है, मज़े से घर पर है। रवि ने पूरब के हाथ कुछ सामान भेजा है, बेटा है मेरा, सामान में उसकी खुशबू होगी। बेटे से मिले साल हो गया। सामान में बेटी द्वारा भेजी स्टारबक की बहुत सारी मेरी फेवरेट कॉफ़ी के पैकेट और रेड वाइन और न जाने कितनी यादें हैं। एक तुम ही तो नहीं हो ना मेरी ज़िंदगी में। रोज़ रात को अशिता मुझसे पूछती है कि कॉफ़ी ट्राई की या नहीं। यही हाल रवि का भी है। बहुत ढूंढ ढूंढ कर बाप के लिए विस्की और वाइन भिजवाई है। मैंने तो कभी मना नहीं किया बेटियों से बात करने के लिए, जिनके लिए मैं एक खूसट बूढ़ा हूँ। पूरब रवि का दोस्त है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया उसे आए हुए। पता नहीं क्यों मन बड़ा आहत हुआ उस दिन। लगा मर्द मर्द होता है। पहली बार कोरोना के दौरान शुक्ला जी की याद आई, क्योंकि पाठक जी में मुझे आज शुक्ला जी दिखे। उस दिन छोटी बेटी का खूसट बूढ़ा बोलना उन्होंने सुन लिया था, लेकिन आज उसका उदाहरण देने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे के दोस्त को अपने घर ही बुलाया था। शायद मुझसे नज़दीकियों का भी एहसास अपने बेटे तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, क्योंकि शायद मेरा वजूद भी उनके बेटे के लिए खूसट बुढ़िया से ज़्यादा न रहा हो। वो लड़का भी अपने घर से उनके लिए अपनी माँ के हाथ का बना खाना बनवा कर लाया था। दोनों ने न केवल साथ खाना खाया बल्कि घंटों बातें की। बेटे के दोस्त ने अपने पाठक अंकल का पूरा घर साफ भी किया। मैं बार बार घर का दरवाज़ा खोल अपने हरि का इंतज़ार करती रही, लेकिन सिर्फ बाजू वाले घर से आते ठहाकों के अलावा कुछ हाथ ना आया। शाम बड़ी देर तक वीडियो कॉल में बेटियों से बातें करती रही। छोटी ने फिर छेड़ा कि खूसट बूढ़ा कहाँ है। मैंने उसे डांट लगाई कि अंकल ने उस दिन उसका दिया टाइटल सुन लिया था, शायद इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी दोनों बेटियों से दिल लगाकर बातें की। हरि को जलाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठकर जोर जोर से ठहाकों का जवाब ठहाकों से दिया। दूसरे दिन हरि आए, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों उन्हें श्रीमान पाठक से आगे नहीं बढ़ने दिया। प्यार हो या प्यार की चोट हो, हर उम्र में एक सा ही रिएक्शन होता है। उन्होंने भी मेरे ड्राइंग रूम से मेरे वीडियो कॉल के ठाके सुने थे। उन्हें मेरे अंदर की कमीनी मीरा का जरा सा भी अंदाज ना था। उन्होंने पूछा, कल कोई आया था क्या? बहुत हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने अपना कमीनापन जारी रखा। हाँ, शुक्ला जी के पुराने मित्र हैं। अरे पांडे जी, हरेंद्र, जिन्होंने उस दिन आपको फ़ोन किया था, हालचाल पूछने आए थे। वो भी घर पर बोर हो रहे थे, मैंने ही बुलाया था उन्हें। हरि ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया।
मुझे बड़ा कह रही थी कि किसी को घर पर ना बुलाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। अब मेरी आत्मा को उनकी जलन और तलखी ने बड़ा शांत किया और उतनी बेतलखी से मैंने उनके दिल पर डंडा मारा। अरे वो कौन सा लंदन से तशरीफ़ ला रहे थे, अपनी ही कॉलोनी में 2 सड़क छोड़कर रहते हैं वो। माहौल की गर्मी वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इससे किसी तरह से चाय पी और चलते बने। मैंने दूसरी शाम भी ठीक उसी तरह ठहाके लगाते हुए बेटियों से बात की। छोटी ने फिर पकड़ा और पूछा, मॉम आर यू ऑल राइट? कुछ ज़्यादा और बेवजह नहीं हंस रही हैं आप? सब ठीक है ना? मैंने उसे डांट लगाई। अजीब बात है, चुप रहूं तो चुप क्यों हैं, अब हंसने पर भी मनाही। पूरे समय मुझे महसूस हुआ कि हरी मेरे घर के बाहर ही टहल रहे थे। उनकी खोजी आंखें मेरे घर की खिड़की को फाड़ अंदर देखने की पुरजोर कोशिश में थीं। छी, मुझे खुद से भी शर्म आ रही थी। पता नहीं क्यों मैं भी टीनेजर की तरह एक चोट खाई नागिन की तरह बिहेव कर रही थी। शाम को एक बार हरी का फ़ोन आया, पर जानबूझकर मैंने नहीं उठाया। जो सारे नखरे लटके झटके जवानी में नहीं कर पाई अब कर रही थी। सो इमैच्योर, लेकिन फिर भी दिल के हाथों तो मजबूर थी। खुद से खुद की शिकायत की, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। मैं यही प्रक्रिया 4 दिनों तक दोहराती रही और हरी ने भी मुझसे बेरुखी बनाए रखी। 5वें दिन तो मैं हरी के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन मैंने तो हरी को जलाने की ठानी थी। मैंने सुबह शाम खूब हारमोनियम बजाकर गाना गाया। हर शाम हंस हंस कर बेटियों से बातें की। वो दोनों भी मेरे इस बदलाव से बड़ी खुश थीं। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। मैं तो प्यार में जलाने के खुमार में डूबी थी। अचानक एक शाम मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन हरी के बेटे का लंदन से था कि उसके पापा 3 दिनों से फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। उसे भी मेरा फ़ोन नंबर हमारी कॉलोनी के सेक्रेटरी ने दिया था। बेचारा बच्चा बार बार प्लीज़ प्लीज़ कहकर अपने पापा को देखने की गुजारिश कर रहा था। मैं तो आत्मग्लानि से कांपने लगी। मुझे बीच में 3-4 बार हरी के फ़ोन भी आए, पर मैंने जानबूझकर नहीं उठाया। मैं खूसट बुढ़िया प्यार नफ़रत और ईर्ष्या का खेल जो खेल रही थी। मैं दौड़कर हरी के घर गई। बहुत दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं पागलों की तरह दौड़ते हुए हरी के बगल वाले यानी श्रीवास्तव साहब के घर पहुंच गई। मुझे इस तरह देख पूरा श्रीवास्तव परिवार हैरान हो गया। शुक्ला साहब पूरी कॉलोनी में अपना ऐसा दबदबा बनाकर गए थे कि उनकी बीवी सड़क पर, और वो भी नाइट ड्रेस में। खैर, उन्होंने और पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा तो सब सन्न रह गए। हरी अपने बाथरूम में अपने ही मल से सने नीचे गिरे पड़े थे। लोग उन्हें छूना भी नहीं चाह रहे थे। कोरोना का समय जो चल रहा था। मैंने आगे बढ़कर उनके माथे को छुआ जो तप रहा था। कोई मदद को आगे नहीं आया। सबके लिए वो खूसट बूढ़े ही थे, फिर कोविड का डर भी था। नारी शक्ति का अंदाज लगाना भी कठिन है। पता नहीं कहाँ से हिम्मत जुटा, अकेले ही उन्हें उठा पूरा साफ किया और बिस्तर तक खींच लाई। पहली बार अपने हरी का घर बेडरूम देखा, अकेले रहते हुए बिल्कुल व्यवस्थित। गनीमत कपड़े गीले नहीं थे, इससे कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं थी। बेचारे तेज़ बुखार से बेहोश थे। बिस्तर पर लिटाकर सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाने से हरी ने बीच में आंखें खोल मुझे देखा तो उनके चेहरे पर एक फीकी हंसी आई। पड़ोसियों के फ़ोन करने पर कोविड के लिए तैयार की गई टीम के डॉक्टर और नर्सेज अंतरिक्ष यात्रियों की तरह कपड़े पहने आए और मुझे दूर रहने को कहकर मुझ पर बहुत सारा सैनिटाइज़र डाला और मेरे हरी को अपने साथ देवदूत की तरह सफ़ेद यान में बैठा कर ले गए। बाहर ऐसा माहौल था कि बुखार वाला मरीज़ और कहीं जा ही नहीं सकता था। मैंने उन्हें उनके बेटे का नंबर दे दिया था। हरी को अस्पताल भिजवाने के बाद मैं इतना रोई जितना शायद बाबूजी के गुजर जाने के बाद भी शायद नहीं रोई थी। शाम को बेटियों के बदले हरी के बेटे रवि से बड़ी देर तक बात की। उसने अपनी बहन अशिता को भी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल में ले लिया था। दोनों पर मुझे बड़ा प्यार आया। बेचारे इतने दूर, करें तो क्या करें सिवाय थैंक यू आंटी के। मैंने माँ की तरह दोनों को ढांढस बंधाया। रात को जब बेटियों को बताया तो दोनों चिल्लाने लगी, आप भी ना, क्या ज़रूरत थी खूसट बूढ़े को छूने की। मॉम, आपकी समझ तो हमारे बच्चों से भी कम है। अब रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। ऐसा भी क्या रिश्ता था हमारा उनसे जो आपने अपनी जान जोखिम में डाल ली। सारी कॉलोनी वाले आपकी मंद बुद्धि का मजाक बना रहे हैं। श्रीवास्तव अंकल ने पांडे अंकल को फ़ोन किया था और पांडे अंकल ने हमें। वो तो कोरोना और अपनी उम्र की वजह से आपसे मिलने भी नहीं आए। खैर, हमारी माँ तो 16 साल की हैं, खूसट बुढ़े की ठिट्टी साफ करने वाली आया। इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा रुक जाती।
कोविड टीम उन्हें क्लीन कर देती मेरी मदर टेरेसा। मैं चुप रही। अपने अंदर के तूफान का मैं किसी को पता भी नहीं चलने देना चाहती थी, नहीं तो मदर टेरेसा से उल्टा बन जाती। उनके बेटे का रोज़ सुबह शाम मेरे पास फ़ोन आता। बेचारे बेचारे पर तो दोहरी गाज गिरी थी। उसकी इकलौती बहन भी वहाँ जर्मनी में कोरोना से जूझ रही थी। जिस मॉल से अपने पापा की कॉफ़ी पैक कराई थी, पैक करने वाला बॉय कोरोना पॉजिटिव था। जिद्दी वायरस इतने दिनों तक पैक्ड पैकेट में भी जिंदा रहा, जो सिर्फ हरी ने छुआ था, क्योंकि भेजने वाला बेटा और लाने वाला दोस्त बिल्कुल ठीक थे। हॉस्पिटल में रवि हरी से बात करता, फिर मुझे फ़ोन करता। मुझे भी बेसब्री से उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता। उसे मेरी भी बड़ी चिंता थी और उसके कहने पर मैं हरी के घर गई, उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके लिए वो मेरा आजन्म आभारी रहेगा। ऐसा बार बार बोलता और रोता था। मुझे उसमें मानो अपना बेटा दिख रहा था। दोनों बाप बेटों ने चाहे थोड़े दिन के लिए ही मेरे जीवन में पूर्णता जो ला दी थी। बेटियां तो जब फ़ोन करती पता नहीं क्यों हरी को कभी खूसट तो कभी कमीना तो न जाने कौन कौन सी अंग्रेजी की गालियां देती। मुझे बेसब्री से हर शाम रवि के वीडियो कॉल का इंतज़ार रहता। वो मुझे अपना पूरा घर दिखाता, कभी किचन में बनाई अपनी डिश। शायद हरी ने मेरा जिक्र उससे कई बार किया था, क्योंकि उसे मेरी अदरक की चाय, मटर की कचौड़ी, मूंग दाल का हलवा सब पता था। उसके पापा का ध्यान रखने का शुक्रिया अदा करता बेचारा। बिना माँ का बेटा। हरी की पत्नी के बच्चे छोटे थे, तभी कैंसर से मर गई थी। हरी उनके लिए माँ बाप दोनों थे। इसका पता मुझे अब बेटे से बातें करके पता चल रहा था। हरी को अस्पताल गए 15 दिन हो गए थे। मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। कुछ हद तक रवि शाम को बात कर यह अकेलापन दूर करने की कोशिश करता था। कॉलोनी में लोग थोड़ा बाहर निकलकर वॉक भी करने लगे थे, पर मैं तो अछूत कन्या बन गई थी, क्योंकि मैंने एक कोविड पॉजिटिव को छुआ जो था। मेरा एक कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। रवि ने मुझे बताया कि हरी में भी सुधार हो रहा है। मुझे हर शाम रवि के फ़ोन का इंतज़ार रहता। पूरे घर बगीचे में हरी की यादें थीं। मेरे साथ पूरा घर फिर से अपने हरी को पाने के लिए बेचैन था। काश ज़िंदगी इतनी सरल होती। शाम को वीडियो कॉल आया। रवि का होगा सोच में बाथरूम में रही कि फिर करेगा, आकर फ़ोन देखा तो यहाँ का ही लोकल नंबर था। मेरे वापस कॉल करने पर दूसरी तरफ किसी ने भी नहीं उठाया। फिर रवि का फ़ोन आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझे अस्पताल के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया। उस तरफ वही डॉक्टर था जो हरी को लेकर गया था। अरे आंटी, कहाँ थीं आप? हरीश जी आपसे बात करना चाहते थे। बेचारे कल से आपसे बात करने के लिए बेचैन थे। आपने इनकी सेवा जो की थी, खुद की परवाह किए बिना। फिर उस डॉक्टर ने कैमरा हरी की तरफ घुमाया। हरी को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया गया था। आंखें पथराई सी थीं, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका। अस्पताल से कनेक्शन कट गया। रवि कहने लगा, पापा आपसे बहुत बात करना चाहते थे। वेंटिलेटर पर डालने से पहले मीरा मीरा पुकार रहे थे। आपका नाम मीरा है क्या आंटी? क्योंकि मेरी मॉम का नाम सुनीति और दादी का नाम सुधा था। मैं आज सच में अनाथ हो गया। सुबह दीदी को हाथ हिलाकर विदा किया और अब पापा। वो दहाड़े मार कर रो रहा था और मैं संज्ञा शून्य सी हो गई थी। मेरा सब कुछ लुट गया और मैं खुलकर किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी। वो आंटी आंटी पुकारता रहा और फ़ोन कट गया। कोरोना से शुरू हुई मेरी ये छोटी सी लव स्टोरी कोरोना में ही ख़त्म हो गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत हुई हमें। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।